लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार क्लास, एक बेहतरीन क्लास, एक बेहतरीन सेशन जो कि रहने वाला है आपका ईमेल का पार्ट 3, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत तरह से जैसे हमने अभी तक आज के 2 पार्ट्स को समझा है और समझने के साथ साथ सीखा भी है। ऐसा नहीं है कि रटने वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है ना। तो बहुत अच्छी तरह से हमने सभी चीज़ें की हैं और इसके आगे की चीज़ों को हम यहाँ पर आज की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुँच पा रही है या नहीं। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। ठीक है, चलिए ठीक है जी, शुरू करते हैं, है ना। शुरू करने से पहले देखेंगे कि असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है और इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग भी है। कैसे अलग है जी? कई बार ऐसा होता है कि सफलता हमारे हाथ में होती ही नहीं है, है ना। सफलता हमारी मेहनत के साथ साथ नसीब पर भी डिपेंड करती है, किस्मत पर भी डिपेंड करती है। लेकिन क्या हम नसीब के भरोसे बैठे रहें, क्या हम किस्मत के भरोसे बैठे रहें? जी नहीं। हमें इतनी मेहनत कर देनी है कि नसीब की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे मार्क्स इतने ज़्यादा होने चाहिए, हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि असफल होने का सवाल ही ना पैदा हो। अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसमें आप नसीब का, किस्मत का बहाना लेकर के अपने आप को सेफ जोन में ना रखें। आप ये बात समझें कि आपने कहीं ना कहीं मेहनत में कमी छोड़ी है, इसीलिए आप असफल हुए हैं ना। तो असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। हमें लगता है कि वो पूरे मन से किया गया है, लेकिन उतने एफर्ट्स जो वो सफलता मांग रही थी उतने आपने नहीं दिए, इसलिए आप सफल नहीं हुए। जिसने दे दिए वो हो गया। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल कंपोज एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि जब हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो जो हमारे सामने खुलकर आता है, क्या खुलकर आता है जी? जैसे ही हम यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करते हैं तो एक ऐसा बॉक्स हमारे सामने खुल के आता है। इसी के माध्यम से हम किसी को मेल भेजते हैं, इसी के जरिए हम किसी को मेल क्या है, भेजते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे टू, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी। इनका क्या यूज होता है, इनमें क्या यूज होता है? फ्रॉम होता है एक, तो इनका क्या यूज है, कहाँ पर करते हैं, वो सभी चीजें, हम एक मेल कैसे भेजते हैं, सभी बात हम यहाँ पर आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडर। हेडर क्या चीज होती है? तो जो ये है आपका, जब आपने कंपोज पर क्लिक किया, कंपोज पर क्लिक करने के बाद जो ये ऊपर का इतना पोर्शन है, इसे हम हेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ऊपर वाले पार्ट को हेडर कहते हैं। तो ईमेल के हेडर में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? टू, सब्जेक्ट, सीसी और बीसीसी। यानी कि इसमें हेडर वाले पोर्शन में इसमें मेल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्ति का ईमेल एड्रेस और मेल के बारे में उसका विषय व उस मेल की कॉपी किस किस को भेजी जा रही है, ये सब जानकारी दी होती है। जैसे कि फ्रॉम, जैसे कि टू, जैसे कि सीसी, जैसे कि बीसीसी और सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी मेल के हेडर में क्या आएगा, उस मेल के हेडर में हमें देखने के लिए मिलता है कि ये मेल जिसे भेजा जा रहा है, जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, जिसे भेजा जा रहा है, जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, उसकी विषय वस्तु क्या है और उसकी कॉपी और किस किस को भी भेजी जा रही है। ये पूरी सभी बातों का जो ग्रुप होता है, ये होता है हमारा हेडर। So in this the email address of the person sending and receiving the mail, its subject and to whom a copy of that mail is being sent. All this information is given example from 2cc, bcc, subject आदि। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपसे बॉडी क्या होती है जी। हेडर क्या होता है समझ में आ गया आप सभी को। अब हम बात करते हैं कि बॉडी क्या होती है। तो ईमेल के इस हिस्से में मेल की संपूर्ण मुख्य जानकारी, यदि कोई फाइल हो, है ना, उसे अटैच करना हो, वह साथ में संलग्न की जाती है। मतलब कि
जैसे यहाँ पर तो हमने ऊपर वाले पोर्शन में ये लिख दिया कि ईमेल किसे भेजा जाना है, इसका सब्जेक्ट क्या है, लेकिन जो मेन विषय वस्तु है कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय मुझे ये चाहिए, छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, तो जो भी आपकी पूरी बातचीत है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। उस पूरी बातचीत को हम यहाँ पर लिखते हैं और यहीं पर हम क्या है किसी फाइल को अटैच भी कर सकते हैं। तो इसे हम इस पोर्शन को हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने सबसे पहले हेडर जाना क्या होता है, फिर आपने बॉडी जाना। बॉडी में हमारे मेल का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हम सबसे मेन बात को लिखने वाले हैं वो हमारी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आ गए फिर से उसी अपने पॉइंट पर कि हेडर क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब ये वही टू सब्जेक्ट सीसी बीसीसी। सबसे पहले आप देखेंगे जैसे मैं हेडर जो आपको बता रहा था, तो आप देखेंगे मान लो ये एक हेडर है ना, ये एक हेडर है। इसमें आप देखोगे फ्रॉम किस से आया है ये मेल, किसे भेजा गया था, किस तारीख में भेजा गया था, इसका विषय क्या है आपका, है ना, ये सारी जानकारी हमारी इसके अंदर आ जाती है। ईमेल बॉडी क्या है, जो आपके इसकी पूरा मेल जो है आपका, इसे हम ईमेल बॉडी कहते हैं। यानी कि मैसेज का जो मेन कंटेंट होता है उसे हम ईमेल बॉडी कह देते हैं। ठीक है, मेल कैसे हमारे आप तक आता है, सेंडर ने मेल भेजा है ना, कंपोज किया मेल, और ये आपकी बैकएंड प्रोसेस होती है पूरी, है ना। सबसे पहले मेल एसएमटीपी सर्वर के पास जाएगा, फिर मेल का वेरिफिकेशन होगा, फिर वो ढूंढेगा किसे मेल भेजना था, फिर वो उसे भेजेगा, है ना, ये इस तरह से। फिर उसका कंप्यूटर चेक करेगा आपका कि इसमें वायरस वायरस तो नहीं है, फिर मेल भेज दिया जाएगा और रिसीवर इसे रिसीव कर लेगा। तो ये एक बैकएंड प्रोसेस होती है पूरी जब भी हम किसी मेल को भेजते हैं वो। ठीक है, चलो अब हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम। फ्रॉम में क्या आता है, किसी भी मेल आईडी में जो फ्रॉम है उसका क्या मतलब है। एक बात आप मुझे बताओ कि जैसे आपके पास कोई गिफ्ट आया, तो जिसने गिफ्ट दिया है उसका नाम किस में कैसे लिखा होगा, फ्रॉम करके, टू करके। आप कहेंगे भैया फ्रॉम करके लिखा होता है, यस और नो। यदि आप किसी को 20 रुपए की चॉकलेट देने जा रहे हो और आपने उसकी पैकिंग करा ली और उस पर आप लिखना चाहते हो टू इन्हें जिन्हें देनी है उनका नाम, और किसकी तरफ से, तो फ्रॉम में आप अपना नाम लिख देते हो क्योंकि हम दे रहे हैं। तो जो भेजता है मेल या जिसकी तरफ से आया है, ऐसे भी कह सकता हूं जैसे मैं भेज रहा हूं तो मेरी आईडी किस में रहेगी, फ्रॉम में। या मेरे पास आया तो मुझे किसी ने भेजा होगा तो उसकी आईडी किस में रहेगी, फ्रॉम में। यानी कि हमेशा मेल भेजने वाले की जो आईडी होती है वो फ्रॉम के अंदर होती है। कहां पर होती है, वो आपकी फ्रॉम में होती है। इसमें वह ईमेल एड्रेस होता है जिसने या जिसके द्वारा मेल भेजा गया है, यानी कि सेंडर का मेल एड्रेस होता है। मेल भेजते समय हमें अपनी मेल आईडी डालनी नहीं होती, लिखनी नहीं होती, वो ऑटोमेटिक हमारी जो मेल आईडी खुली होती है वहां से वो ले लेता है और वह स्वतः ही मेल को रिसीव करने वाले सर्वर पर शो होगी। In this the email address from which or by which the mail has been sent in its shown. That means that the sender's email address is shown. We do not have to write our mail ID while sending the mail. It will automatically be shown on the server receiving the mail. Clear है? बहुत आसान है। आप चाहो तो इसे बिल्कुल भी मत लिखो, समझ लो। समझने में क्या है भैया, फ्रॉम कि अगर मैंने कोई मेल आपको भेजा तो आपके पास जो मेल आएगा उसमें ऊपर लिखा रहेगा फ्रॉम मेरी आईडी, है ना। तो जो मेल भेज रहा है उसकी आईडी फ्रॉम में आती है, जिसे मेल भेजा जा रहा है उसकी आईडी टू में आती है। किसमें, आप देख सकते हैं जैसे सीन 2, आप देख सकते हैं कि आपके पास मैंने मेल भेजा, तो जब मैं आपके पास मेल भेजूंगा तो इस प्रकार से आपके पास लिखा हुआ आएगा ये पूरा हेडर। इसमें लिखा है आपका फ्रॉम शिवम गुप्ता, शिवम सर rw@gmail.com, ये इनकी मेल आईडी है। किसे भेजा गया है, तो शिवम गुप्ता जी को ही भेजा गया है। मेरी दूसरी मेल आईडी पे मैंने भेज कर ट्राई करा था। किस तारीख को, 12 अप्रैल को, कितने बजे, 2:09 पे। ठीक है, जीमेल के द्वारा भेजा गया है, जीमेल के ही द्वारा रिसीव किया गया है। और यहाँ पर जो आपकी TLS क्या है आपकी, इसका प्रयोग किया गया सिक्योरिटी का। ठीक है, तो अभी इन सभी चीजों को आगे जानेंगे। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि फ्रॉम का अर्थ क्या है, यस और नो, बताओ।
फ्रॉम का अर्थ क्या है ये आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, बताएंगे जल्दी से। एक बार सभी दोस्त मुझे बता देंगे कि फ्रॉम क्या है, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। बताओ जल्दी से। उम्मीद करते हैं आ गई होगी, इतनी बड़ी चीज नहीं है ना। तो जब आप आपके पास कोई आएगा तो आप उसमें देखोगे तो ऐसे। अब सिक्योरिटी कौन सी यूज हो रही है, तो टीएलएस। अच्छा टीएलएस है क्या, तो टीएलएस का अर्थ होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, समझेंगे इसे भी। टीएलएस का अर्थ होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टीएलएस इंटरनेट पर भेजे गए डेटा को इनक्रिप्ट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जासूसी करने वाले और हैकर्स यह देखने में असमर्थ हैं कि आप क्या संचारित करते हैं, जो विशेष रूप से निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और व्यक्तिगत पत्राचार के लिए उपयोगी है। क्या मतलब है जी इसका, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है आपका, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है टीएलएस का, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का, कि जब आप किसी को कोई मेल भेज रहे हो तो ये टीएलएस क्या काम करती है कि आपके मेल को एक कोड के रूप में परिवर्तित कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, कि अगर इसे बीच में कोई हैकर वगैरह हैक भी कर ले तो उसे वो ना दिखाई दे, उसे वो ना दिखाई दे जो आपने भेजा है, उसे कुछ और क्या है आपके यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई भी नंबर आपके उल्टे सीधे दिखाई दे रहे हो, लेकिन उसे आपका मेल नहीं पढ़ने में आएगा, उसे सिर्फ वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसे आप भेजना चाह रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी का काम करता है हमारा टीएलएस, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है। जीमेल आपके ईमेल को स्वचालित रूप से एनक्रिप्ट करके ऑटोमेटिक उसे कोड में कन्वर्ट करके आपकी जानकारी को सुरक्षित रखता है, जो डिलीवरी के दौरान उन्हें एक कोड में बदल देता है। इस सुरक्षा उपकरण को ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है, इसे ही हम टीएलएस कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहते हैं। टीएलएस और दूसरों को आपके ईमेल पढ़ने से रोकने में मदद करता है। ठीक है, टीएलएस दूसरे लोगों को आपसे भेजे गए मेल को पढ़ने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो टीएलएस का मतलब समझ में आ गया, बताओ टीएलएस का मतलब समझ में आ गया अब, बिल्कुल बताएंगे एक बार जल्दी से। बहुत अच्छी, बताइएगा टू क्या है, टीएलएस क्या है, अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं आपसे, अब फ्रॉम क्या था, ठीक है, टू क्या है जी, टू। तो टू का अर्थ होता है इसमें वह ईमेल एड्रेस डाला जाता है जिससे मेल भेजना है, जो मेल रिसीव करेगा, समझो, जो मेल रिसीव करेगा, यानी कि जिसे हम मेल भेजेंगे वही तो रिसीव करेगा, तो जो मेल रिसीव करेगा जिसे हम मेल भेजेंगे उसकी आईडी हम कहां पर लिखेंगे, टू। और याद रखना टू के फोल्डर को कभी भी इसे, यह कभी खाली नहीं हो सकता। क्या मतलब है जी, तो जिसे मेल भेजना है उसका आईडी, उसका कहां पर आएगा नाम, उसकी मेल आईडी टू में लिखी जाएगी। ठीक है, उसकी मेल आईडी टू में लिखी जाएगी। ओके, टू, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आप टू वाले फोल्डर को खाली छोड़ दो, टू में कुछ भरो ही ना और मेल भेज जाए, नहीं। जब तक आप एड्रेस ही नहीं दोगे कि ये सामान जाना कहाँ है, वो डिलीवर कैसे होगा। वैसे ही जब तक आप टू में मेल आईडी नहीं डालोगे कि मेल भेजना किसे है, तब तक मेल नहीं भेजा जा सकता। इसलिए टू को भरना मोस्ट कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद टू के बाद दो और ऑप्शन हमारे होते हैं, एक होता है सीसी और एक होता है बीसीसी। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछी जाती है ना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये आपसे पूछी जाती है ना। तो आप देखेंगे कार्बन कॉपी का अर्थ क्या होता है, जैसे देखो कार्बन कॉपी क्या काम करती है, आप कोई काम कर रहे हो, आपने आपने कोई मेल भेजा, मान लीजिए, है ना, आपने कोई मेल भेजा किसी एक व्यक्ति को, आप चाहते हो कि इसकी एक कॉपी उसके और भेज दूं मैं,
तो उसे हम सीसी के अंदर दूसरे व्यक्ति को जिसे हम इसकी कॉपी भेजना चाहते हैं उसकी आईडी हम सीसी में लिख देंगे। अगर 4-5 लोगों को भेजना चाहते हैं तो उन 4-5 लोगों की आईडी सीसी में भर देंगे। तो वो मेल उस व्यक्ति के साथ साथ जिसे हम 2 में लिखकर भेज रहे हैं उसकी कॉपी इस मेल की उन 4-5 को भी भेजी जाएगी। साथ में सीसी की खास बात यह है कि उन 5 लोगों को ये दिखाई देगा कि ये मेल इन लोगों को भेजा गया है। ये तो है सीसी कि जब भी किसी मेल की कार्बन कॉपी किसी और को भी भेजी जाती है तो उन सबको ये दिखाई देता है कि ये मेल इन को भेजा गया है। तो इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस सीसी में डाला जाएगा और उन्हें यह भी दिखेगा कि इस मेल की कॉपी और किस किस को भेजी गई है। यह फील्ड वैकल्पिक होते हैं, यानी कि आप चाहो तो इसे खाली भी छोड़ सकते हो, मेल फिर भी सेंड हो जाएगा, इसे भरना कंपलसरी नहीं है। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। अगला नाम है BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस मेल के जरिए भी इसके जरिए भी आप एक मेल को कई लोगों को भेज सकते हो। एक कॉपी को, कार्बन कॉपी को कई लोगों को भेजोगे लेकिन उन लोगों को ये दिखाई नहीं देगा कि ये मेल आखिर और किस किस को भेजा गया है। ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि कार्बन कॉपी में जो कॉपी आप कई लोगों को भेज रहे हो है ना, वो हमें दिखाई देगा सबको कि ये किसे किसे भेजा गया है। जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में और लोगों को ये नहीं दिखाई देगा कि ये मेल और किस किस को भेजा गया है। ठीक है, यस और नो। और ये भी आपका वैकल्पिक होता है, आप चाहो तो इसे भरो, आप चाहें तो इसे भरें, ना चाहें तो ना भरें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और Ctrl+Shift+B इसकी शॉर्टकट की होती है ना। जैसे देखो होता क्या है कई बार कि मान लो मैंने मैनेजर सर से छुट्टी के लिए आपकी कोई मेल करी। ठीक है, मैंने मैनेजर सर से छुट्टी के लिए कोई मेल करी और मैनेजर सर ने उसे डन भी कर दिया या डन नहीं किया, बस सीन कर लिया, छोड़ दिया। और भैया हमें लगा कि ठीक है छुट्टी है हमारे लिए क्या हो गई, पक्की हो गई, हम घर चले गए। बाद में हम जब ऑफिस आए वापस तो पता लगा कि भाई मैनेजर ने बवंडर खड़ा कर दिया कि तुमने मेरे पास कोई मेल ही नहीं भेजा, मुझसे छुट्टी मांगी ही नहीं, उन्होंने अपनी साइड से मेल को डिलीट कर दिया था। ठीक है, सपोज दैट। लेकिन आप क्या कर सकते हो, उस मेल को मैनेजर के साथ साथ और भी जो आपके हायर अथॉरिटी होती हैं, आपके बॉस हो गए, आपके HR हो गए, और भी जो अधिकारी हैं, उन्हें कार्बन कॉपी के जरिए भेज सकते हो लगा करके। तो इससे क्या है कि उसका जो बैकअप है वो उन लोगों के पास भी, उनके वो सबूत हो गए एक तरह से कि इसकी जो एक कॉपी है उन्हें भी भेज दी गई है बाबू। तो चीटिंग नहीं करनी है। जैसे आपको किसी अधिकारी से कोई काम करवाना है, मान लो है ना, आपको किसी अधिकारी से कोई काम करवाना है, आपने उन्हें कोई मेल भेजा, अब यदि आपने सिर्फ उन्हें भेजा है तो वो शायद काम को थोड़ा धीरे कर दें। लेकिन अगर आप उसमें CC BCC में CMO आदि, आप चीफ मिनिस्टर वगैरह के ऑफिस को अगर मेल साथ में भेज देंगे तो उस अधिकारी के ऊपर ये प्रेशर रहेगा, कि इस मेल की कॉपी तो इन लोगों को भी भेजी गई है, अब तो ये मुझे काम करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो मुझसे जवाब मांग सकते हैं। तो इसलिए इनका प्रयोग आपका कर लिया जाता है जब एक ही मेल को हम कई लोगों को भेजना चाहते हैं। अगर कार्बन कॉपी से भेजेंगे CC से तो सबको दिखाई देगा कि ये मेल इन को भेजा गया है। अगर BCC से भेजोगे तो जाएगा सबके पास, लेकिन वो ये दिखाई नहीं देगा कि किस किस के पास गया है। तो एक बार कंफर्म करेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है जी, तो इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु यानी कि जो मेन उद्देश्य होता है। जैसे आप छोटे थे बचपन में तो हम एप्लीकेशन लिखते थे, हम आपकी क्या है एक एप्लीकेशन लिखते थे कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय ऐसे करके। तो वहां पर सबसे पहले हम क्या है, उससे पहले हम वहां पर आपका विषय वस्तु, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, वो प्रधानाचार्य, उसके स्कूल वगैरह का नाम, फिर हम विषय लिखते थे। और विषय में हम लिखते थे कि 10 दिन की छुट्टी हेतु, पेट में दर्द होने के कारण छुट्टी हेतु, जो भी हमारा मेन उद्देश्य होता है वो हम विषय वस्तु में लिखते हैं। उसके बाद की कंप्लीट डिटेल मेल अलग होता है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट कि उस पूरे मेल का जो निचोड़ है, उसे भेजने का जो मेन उद्देश्य है, जो कारण है, वो आपका सब्जेक्ट में लिखा जाता है। और आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, उद्देश्य लिखा जाता है सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे जब आपके पास मान लो कोई मेल आया, आपने किसी को कोई मेल भेजा और या आपके पास कोई मेल आया, तो जो सब्जेक्ट में आपने लिखा होगा ना, वो सबसे ऊपर जब हमारे पास नोटिफिकेशन आता है तो सब्जेक्ट ही उसमें शो होता है। सब्जेक्ट जितना अच्छा लिखा होगा, सब्जेक्ट ये डिसाइड करेगा कि व्यक्ति इसे खोलेगा कि नहीं खोलेगा। मान लो सब्जेक्ट डला ही नहीं है तो शायद उसे कोई ओपन ही ना करे, लेकिन अगर सब्जेक्ट में लिखा है अर्जेंट तो हर व्यक्ति उसे खोल के जरूर देखेगा। तो सब्जेक्ट आपका डालना जरूरी होता है। ठीक है,
चलो, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, टू क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ये सभी बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। टू क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, सब्जेक्ट क्या है। बताओ, ये सभी बातें समझ में आ गई। टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, सिंबल, यस और नो, बता दो जल्दी से। यदि हम समझना चाहें तो आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि बहुत कठिन हो। ये ऑप्शन यही मिलते हैं, देखो ये लिखा है सीसी, ये लिखा है बीसीसी, आप जिस पर क्लिक कर दोगे वही खुल जाएगा आपका, है ना। इनकी नॉर्मली फुल फॉर्म पूछी जाती है, सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो एक बार सभी दोस्त यदि मुझे कंफर्म कर दें यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, तो फिर हम आगे की कुछ और बातें भी कर लेते हैं। वेरी गुड, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया ऊपर वाला पोर्शन, हेडर वाला। इसके बाद नीचे भी हमें कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे एक बटन दिया है यहाँ पर सेंड का। तो जब आप इस पूरे मेल को लिख लोगे और लिखने के बाद फाइनली तौर पर आपको ये भेजना है, तो आप इस सेंड पर क्लिक कर दोगे। जैसे व्हाट्सएप में बटन होता है ना एक, कि हमने मैसेज टाइप कर लिया, क्लिक करके ही तो सेंड होगा वो, तो बिल्कुल उसी तरह से, है ना, बिल्कुल उसी तरह से जब मेल लिख लोगे तो सेंड पे लिखकर ये सेंड हो जाएगा। तो सेंड का प्रयोग मेल को टाइप करके या फाइल को अटैच करके फाइनल भेजने के लिए किया जाता है। अच्छा, अटैचमेंट इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट क्या है जी? अटैचमेंट का अर्थ होता है कि आप अपने उस मेल के साथ साथ कुछ और भी, फ्रॉम समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया समझ में फ्रॉम, मुझे आप कारण बताओ। फ्रॉम में ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आया? भाई मेरे, जब आपके पास आपके घर पे आपकी दीदी की शादी होगी या किसी की भी शादी होगी तो लिफाफे आएंगे। उस लिफाफे में जो लिफाफा देने वाला होगा उसका नाम फ्रॉम करके लिखा होगा कि इनकी तरफ से है ये, बस। मेल जो भेज रहा है जिसकी तरफ से है उसको उसका नाम फ्रॉम में आ जाता है, काम खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ कठिन जैसा तो है ही नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं अटैचमेंट की। अटैचमेंट क्या होता है कि यदि आप उस मेल के साथ, लिखित मेल के साथ में कोई फाइल, कोई फोटो, कोई ऑडियो, कोई वीडियो यदि भेजना चाहते हो साथ में, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, वो हमारा अटैचमेंट के जरिए भेजा जा सकेगा, ठीक है। वो हमारा अटैचमेंट के साथ भेजा जाएगा, ठीक है। चलो, तो ईमेल में हम अटैचमेंट करके कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो फाइल, इमेज, पिक्चर, जिप्ड की हुई फाइल आदि भेज सकते हैं। परंतु इसके अंदर अटैचमेंट की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, यानी कि मेल के माध्यम से आप हद से हद 25 MB तक का ही कोई मेल भेज सकते हो, है ना। हद से हद आप 25 MB तक का ही कोई मेल भेज सकते हो। अगर हम ज़्यादा बड़ी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो हम गूगल ड्राइव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? देखो, नॉर्मली जो मेल होते हैं हमारे, नॉर्मली जो हमारे क्या होते हैं, आपके मेल होते हैं वो हद से हद 25 MB तक के होनी चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा है तो फिर गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है इसमें, उससे लिंक करके चीज़ें भेजी जाती हैं, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अटैचमेंट के लिए किसका प्रयोग, कौन से सिंबल का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिंबल होता है पेपर क्लिप आइकन। कौन सा आइकन? पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग आपका किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इंसर्ट लिंक की, किसकी? इंसर्ट लिंक की। तो इसका प्रयोग मेल में लिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। यदि आप कोई मेल में कोई लिंक, जैसे यूट्यूब की लिंक हो गई, कोई भी लिंक जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर इंसर्ट लिंक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सीसी बीसीसी के सामने वो मेल आईडी लिखनी है जिन्हें वो उस मेल की कॉपी भेजना चाहते हो, बस, ठीक है। चलो,
इसके बाद इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव, जो कि मैंने बताया कि अगर 25 MB से ज़्यादा बड़ा डेटा है तो ड्राइव का प्रयोग करके हम भेजेंगे। कैसे? तो यदि आपके अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक है तो जीमेल में इसे स्वतः ही गूगल ड्राइव लिंक से जोड़कर सेंड कर देता है ऑटोमेटिक। तो देखेंगे आप, ये है पेपर क्लिप आइकन हमारा, ये है हमारी गूगल ड्राइव, ये है हमारी लिंक, ये है हमारा इमोजी, ये है हमारी पिक्चर, ये है हमारा शेड्यूल, ये है हमारा सिग्नेचर। ठीक है, चलो ओके, है ना। जैसे ही आप कोई बड़ी बड़ी उसे भेजोगे फाइल को, तो ये कहेगा लार्ज फाइल मस्ट बी शेयर्ड विद गूगल ड्राइव, और आप ओके गोटेट कर दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जितनी बड़ी फाइल है फिर वो गूगल ड्राइव के माध्यम से यहाँ पर लिंक करके सामने वाले को भेज दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए। अगर आप इमोजी इंसर्ट करना चाहते हैं तो मेल में इमोजी का प्रयोग करने के लिए, सिग्नेचर लाइन देना चाहते हैं तो मेल के अंत में हस्ताक्षर जोड़ने के लिए, और ये सवाल इम्पोर्टेंट है और आपको जानकर खुशी होगी कि आपका ही पेपर जो BSF HCM ESI का जो पेपर इससे पहले हुआ था 2023 में, उसमें ये सवाल आपसे पूछा गया था कि जो सिग्नेचर होता है हमारा वो कहाँ पर होता है, तो वो मेल के बिल्कुल अंत में जोड़ा जाता है। कहाँ पर जोड़ा जाता है? बिल्कुल अंत में जोड़ा जाता है। मेल के टॉपिक से ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जितने भी ऑप्शन है हमारे, सेंड से मेल सेंड हो जाएगा, इससे फ़ॉन्ट का कलर चेंज, ये है पेपर क्लिप आइकन, ये है आपका लिंक के लिए, ये है आपका इमोजी, ये है आपका गूगल ड्राइव, ये है आपका शेड्यूल करने के लिए मेल को, और ये है आपका सिग्नेचर। क्या है? सिग्नेचर। एक ऑप्शन होता है शेड्यूल मेल, ये जो आपको ताला सा दिखाई दे रहा है ना, शेड्यूल मेल, इसका मतलब होता है आपका, है ना, इसका मतलब होता है शेड्यूल मेल का कि मान लो कोई मेल आपको 1 तारीख को सुबह 5 बजे भेजना है। अब आप 1 तारीख को सुबह 5 बजे उठ पाए नहीं उठ पाए, क्या गारंटी है? तो आप इस मेल को उस समय के लिए शेड्यूल कर दोगे और वो उस टाइम पर अपने आप सेंड हो जाएगा। ये है शेड्यूल मेल। ठीक है, देखो ये सब बातें बाबू मेरे लिखना नहीं है, भैया मेरे लिखना नहीं है। इन सब बातों को लिखना चाहो लिख लो, आपको समझनी है। मैंने इतनी सरल भाषा में इसलिए दे दिया है कि यदि आप भविष्य में कभी से भूल जाओ तो आपको याद आ जाए, है ना। अन्यथा मैं जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें इतनी आसान भाषा में लिखूं। कई लोग कहते हैं सर आपने बहुत ज्यादा लिखवा दिया। भाई मैंने समझाया है, मैंने समझाया है। मैं चाहूं तो सिर्फ ये फोटो, ये चित्र लगा करके एक एक का यूज बताते हुए आगे बढ़ जाऊं, लेकिन क्या वो यूज इन चित्रों के साथ आपके दिमाग में हर समय साथ में रहेगा? नहीं रह पाएगा, है ना। तो इसलिए मैं ये नहीं लिख देता हूं, बस इतनी सी बात है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सभी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो एक बार फिर से मुझे यस करके बता दीजिए, और फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों की तरफ बढ़ेंगे, सीधे सीधे वन लाइनर की तरफ आगे बढ़ेंगे आपकी, जो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में ईमेल से रिलेटेड। ठीक है भाई, किताब के बारे में मत पूछो सर, समझ में आ रहा है बुक के बारे में। भाई बुक के बारे में क्यों ही आपको इतना परेशान होना है? अभी आपकी एग्जाम डेट नहीं है, अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। आपका सिलेबस पूरा होने से पहले अपने आप आ जाएगी, हम खुद से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सवाल मत पूछा करो रोज, है ना। ये सवाल मत पूछा करो, जब वो आएगी अपने आप आ जाएगी, आपके पूछने से नहीं आएगी। ना ही उसकी अभी ऐसी कोई फिक्स डेट है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, बस इन सभी चीजों को देखें। हाँ, अगर फाइल 25 MB से कम है तो बिल्कुल जाएगी भैया, मैक्सिमम लिमिट है, कम तो कितनी भी वो चली ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चले। हाँ बिल्कुल, अब हम देखते हैं यहाँ पर ईमेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मेल आईडी में आप ए से लेकर जेड तक की कोई भी अक्षर लिख सकते हो। जैसे जब हम कोई मेल आईडी बनाते हैं तो आप ए से लेकर जेड तक, ABCDEFG जेड तक कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी अक्षर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी गिनती लिख सकते हो। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद सिंबल सारे यूज नहीं होते, कुछ यूज होते हैं। कौन कौन से? तो ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सिंबल को हम बना सकते हैं उसमें। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल। ईमेल में डोमेन नेम में पॉइंट के दाईं ओर के डोमेन को टॉप लेवल डोमेन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जैसे हमने देखा रोजगार विदंकित @gmail.com, अगर हम देखें तो @gmail.com ये पूरा एक डोमेन नेम है, लेकिन इसमें भी जो जीमेल के बाद डॉट के बाद में जो लगा है वो एक टॉप लेवल डोमेन है, जिसे हम TLD कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, क्या होता है टॉप लेवल डोमेन, सभी चीजें आगे समझेंगे धीरे धीरे। फिलहाल इतनी बात जानने की ईमेल में डोमेन नेम में पॉइंट के दाईं ओर के डोमेन को टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। जब हम किसी मेल को स्टार्ट करते हैं तो वह येलो स्टार में बदल जाता है ना। कल की क्लास में यानी कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट मैसेज का यूज क्या होता है। तो स्टार जब हम जिस मेल को करेंगे वो येलो कलर में बदल जाएगा। कैसे? येलो कलर में। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, अब आप देखें टॉप लेवल डोमेन क्या है। देखो, ये तो हमारा यूजर नेम हो गया, ये हमारा @ का साइन हो गया। कायदे में ये पूरा डोमेन नेम होता है, लेकिन अगर आप इस पूरे को भी तोड़ोगे तो इतना होस्ट नेम है, ये डॉट है, और बाद वाले को हम TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन कह देते हैं। ठीक है, चलो वही चीज यूनिक यूजर नेम होगा आपका, @ का सिंबल, डोमेन नेम है ये पूरा, ये हमारा डॉट के बाद राइट हैंड में TLD है यानी कि टॉप लेवल डोमेन है। क्या है? TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन है। चलो सीधे सीधे वन लाइनर है, आसान है, समझ में आएंगे अच्छे से, और एग्जाम में आपको रखे हुए भी मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं क्लास के लास्ट में क्वेश्चन करा दिया करो प्लीज, नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। टॉपिक खत्म होने के बाद में मैं दे सकता हूं, जैसा कि मैंने सॉफ्टवेयर के साथ कराया था, लेकिन रोज के रोज नहीं पढ़ने आपको, समझो चीजों को, है ना। हम हर चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, हर चीज का एक प्रोसीड्यूर होता है, एक तरीका होता है करने का जो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और शायद कहीं ना कहीं वो मैं जानता हूं अच्छे से कि आपको कब क्या देना है, कैसे देना है। तो आप उस चीज की परेशान ना हो और उस चीज के लिए ना कहें अपने आप। मुझे लगा कि हाँ सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन आपको देने चाहिए तो मैंने खुद से करा दिए, है ना, तो मैं करवा दूंगा, रोज के रोज नहीं करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से बना सकते हैं। बिल्कुल, एक कंप्यूटर का यूज करके क्या आप एक से ज्यादा आईडी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। एक कंप्यूटर का प्रयोग करके उसमें आप अलग अलग आईडी, अलग अलग डिटेल का प्रयोग करके कई सारी आईडी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल ईमेल आईडी यूजिंग वन पर्सनल कंप्यूटर कैन बी मेड फ्रॉम नेम। सब्जेक्ट कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, परंतु ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती। यानी कि सब्जेक्ट, मैं बता चुका हूं ये बात भी आपको, सब्जेक्ट जो है हमारा वो कंटेंट का संक्षिप्त सारांश, बहुत बड़े मेल का एक लाइन का सारांश होता है, और इसे नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। जीमेल के लिए मेल मर्ज की अधिकतम सीमा 1500 है। ठीक है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेल मर्ज ऑफ ईमेल 1500। मेल मर्ज फंक्शन का पुराना नाम क्या है? मल्टी सेंड है। मेल मर्ज फंक्शन का एक नाम होता है हमारा मल्टी सेंड। जीमेल की पेड सर्विस को गूगल वर्कस्पेस के नाम से जाना जाता है, व इससे एक ईमेल में 2cc BCC फील्ड सहित 2000 प्राप्तकर्ताओं को मेल भेजने की लिमिट है। देखो, गूगल जो हमें सुविधा देता है जीमेल की, उसमें हम एक दिन में हद से हद 500 मेल भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक दिन में हद से हद लिमिट होती है, क्योंकि हम फ्री की सेवा ले रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई कंपनी है, अगर हम गूगल को पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो फिर वो लिमिट बढ़ जाएगी। और जो गूगल जीमेल के लिए जो आपकी सर्विस देता है उसका नाम है गूगल वर्कस्पेस, है ना, गूगल वर्कस्पेस। तो जीमेल की जो पेड सर्विस है उसे हम गूगल वर्कस्पेस के नाम से जानते हैं, और इसके प्रयोग से आप 2000 लोगों तक को भी मेल भेज सकते हो। ठीक है, जब हम एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजते हैं तो बल्क ईमेल कहा जाता है। जब आप एक साथ में कई सारे लोगों को मेल भेजते हो तो उसे बल्क ईमेल कहा जाता है। ठीक है,
उसे क्या कहा जाता है? उसे बल्क मेल कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए। मेल को भेजते समय मेल के अंत में स्वतः ही जोड़े गए टेक्स्ट के ग्रुप को सिग्नेचर कहा जाता है। समझो, इंपॉर्टेंट है, यही सवाल पूछा गया था कि मेल को भेजते समय मेल के जो सबसे एंड में होगा, कहां पर होगा? मेल के जो सबसे एंड में होगा, अंत में स्वतः ही जोड़े गए टेक्स्ट के ग्रुप को सिग्नेचर कहा जाता है। किसी एक व्यक्ति से आए हुए मेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, बता चुके हैं आपको। जब ईमेल को भेजा जाता है तो वह टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे पैकेट्स कहा जाता है। देखो, जब भी किसी मेल को ट्रांसफर किया जाता है ना, जब किसी मेल को भेजा जाता है तो उसे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और उन टुकड़ों को पैकेट्स कहा जाता है। पैकेट्स के रूप में उन्हें तोड़ करके आगे बढ़ाया जाता है। तो द ग्रुप ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडिट एट द एंड ऑफ द ईमेल द मेल while sending the mail is called signature. Forward is used to send mail coming from the one person to another person. When email is sent, it is broken into pieces called packets. ठीक है, चलिए। यहां तक की बात है, क्लियर है सभी को? चलिए बताएंगे एक बार, यहां तक की बातें क्लियर हो गई, सभी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़े, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कर लें। सर ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएं, संभव ही नहीं है भाई, आपको नहीं करना, आप मत करिए, है ना। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि इम्पोर्टेंट बहुत कठिन चीज पूछे, बहुत सरल चीज भी पूछ लेता है। तो ये हम डिसाइड कर ही नहीं सकते, तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि उसे क्या पूछना है। तो हमें सब कुछ पढ़कर चलना है। थ्योरी क्लास का फायदा यही तो होता है, बताओ आप। थ्योरी क्लास इसीलिए की जाती है। इंपॉर्टेंट तो जब आपकी मैराथन होगी एक दिन पहले, तब मैं आपको कराऊंगा ही। फिर आप लोगों से बैच क्यों लिया गया? आपने बैच क्यों लिया? बैच तो इसलिए लिया है ना कि जिससे कि आप डिटेल में चीजें पढ़ सको, जिससे कि कोई संभावना ही ना रह जाए एक भी सवाल को छूटने की, इसलिए बैच लिया जाता है और इसलिए आपने लिया भी होगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट तो मैं यूट्यूब पे भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। वेरी गुड, कुछ और बातें करते हैं। 30 अगस्त 1982 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय मूल के सिवा यदुरई को ईमेल के लिए पहला कॉपीराइट प्रदान किया। वह आधिकारिक तौर पर ईमेल के आविष्कारक के रूप में मान्यता दी। इन्होंने ईमेल के रूल्स प्रोटोकॉल्स पर काम किया। वह मेल के मौजूदा स्वरूप को तैयार किया। ये बात आप अच्छे से जानते हो क्या होता है आपका। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक। इसके बाद आप देखेंगे 1978 में शिवा अय्यादुरई जी ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में, कब? मात्र 14 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी के लिए ईमेल सिस्टम बनाने का काम शुरू किया था। समझ रहे हो, सिर्फ 14 साल की उम्र में। कहां आप लोगों की एक बात ये नहीं समझ में आ पाती है, आप लोगों की एक बात ये नहीं समझ में आ पाती है कि बुक के बारे में आपको नहीं पूछना, फिर भी धड़ल्ले से कॉपी पेस्ट किए ही जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैंने 2 मिनट पहले ही वो बात समझाई, फिर भी कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। करते रहो भैया, आप इतने बड़े हो गए, 14 तो नहीं 28 के हो गए, तब भी बुद्धि नहीं आई। लेकिन ये मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश का नाम रोशन कर दिया। तो कुछ सीखो, बच्चों वाली हरकतें नहीं की जाती हैं भाई। सिलेक्शन लेने की उम्र है अब आपकी। ठीक है, चलो। 1978 में शिवा अय्यादुरई जी ने 14 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी के लिए क्या बनाया था? सबसे पहला ईमेल सिस्टम जो बनाया था वो आप देख सकते हैं। ये हैं आपके शिवा अय्यादुरई जी, और ये मात्र 14 साल की उम्र में समझा रहे हैं वहां के प्रोफेसर वगैरह को। शिवा अय्यादुरई उस टाइम के न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, कि शिवा अय्यादुरई सोर्स प्लान्स ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम दैट बी डिजाइन टू मैथ्स टीचर, है ना। इस तरह से आपका पूरा लिखा हुआ है, ये आपका है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के ईमेल सिस्टम, जो आज के ईमेल सिस्टम है हमारे, वो कैसे हैं? तो आज के ईमेल सिस्टम स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड पर आधारित होते हैं। कैसे? फॉरवर्ड एंड
स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित होती हैं। जो डेटा आया है, जो मेल आया है, वो स्टोर भी रहेगा और भेज भी सकते हैं हम किसी और को, है ना। जबकि पहले ऐसा होता था, आया, देखा, खत्म। लेकिन अब क्या है, स्टोर रहेगा वो आगे के लिए भी, ठीक है। आपको बस एक मेल सर्वर या वेब मेल इंटरफेस से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, जिसके बाद आप कहीं से भी और किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं। यानी कि यदि आप, है ना, यदि आप मेल को भेजना चाहते हो तो क्या आपको आपका कंप्यूटर हर समय अपने साथ लेके चलना है? नहीं। आप अपने आईडी पासवर्ड को अपने दिमाग में रखो, आप अपने आईडी पासवर्ड को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। आपने जब उसे अपने दिमाग में रखा तो आप कहीं और चले गए, मान लो दिल्ली चले गए, बम्बई चले गए, वहां पर किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन कर लो, भेज दो मेल आईडी पासवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही बात आपसे कह रहा है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है भैया? कॉपीराइट का मतलब होता है कि हमारी नकल कोई ना कर सके। मान लो मैं कोई चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं चीज आपको कोई पढ़ा रहा हूँ, या मैंने किसी कंपनी का जूता बनाया एक, है ना। अब सेम टू सेम जूते की नकली करके और उसी कंपनी के नाम से कोई नहीं बेच सकता, अगर मैंने उस कंपनी के नाम का कॉपीराइट ले रखा है तो, है ना। क्योंकि मैं उस पर केस कर सकता हूं कि मेरी कंपनी, नाइक, एडिडास, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो आप जब लोकल जूते लेने जाते हो तो एडिडास नहीं लिखा होगा, एबिदास लिखा होगा। स्पेलिंग को ऊंचे नीचे कुछ ना कुछ करके लिखते हैं जिससे कि लगे वो रियल जैसा है, आंखों को धोखा देने के लिए, जबकि वो कॉपीराइट ले लिया जाता है कि किसी और की मेहनत का फल कोई और ना ले सके, है ना। आइडिया मेरा और मैंने अपने दोस्त को बता दिया, पता चला कि दोस्त ने पैसे कमा लिए उससे, नहीं। इसलिए होता है कॉपीराइट कि हमारी चीज का कोई और इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। जैसे हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, उस पर रोजगार विद अंकित का हम एक वाटरमार्क लगाते हैं, वो कॉपीराइट को ही दर्शाता है एक तरह से, कि कोई और व्यक्ति उसे बेच ना सके, कि हमसे पीडीएफ फ्री में ले ली और बाहर जाकर के 50 रुपए 100 रुपए में बेची, समझ रहे हो, इसलिए, ठीक है। ईमेल के माध्यम से जितने भी मेल जाते हैं उन्हें सिक्योरिटी के फॉर्म में अस्काई कोड में बदला जाता है। किस में बदल दिया जाता है? अस्काई कोड में आपका उन्हें बदला जाता है। जितने मेल हम भेजते हैं उन्हें अस्काई कोड में बदल दिया जाता है। अस्काई कोड क्या होता है जी? तो ये फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अस्काई की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसे। क्या होती है जी अस्काई की फुल फॉर्म? तो ध्यान से देखेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्लियर है। अस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? अस्काई की फुल फॉर्म होती है आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अस्काई, इसमें केवल टेक्स्ट सिक्योर रूप से भेजा जाता है। अस्काई में टोटल 256 कोड होते हैं आपके। नॉन अस्काई MIME प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन अटैच फाइल ग्राफिक्स ETC, यानी कि जब आप किसी मेल को भेजोगे तो जब वो उसे कन्वर्ट करता है तो वो अस्काई कोड में करता है, यानी कि जो टेक्स्ट है वो आपका अस्काई कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, बाकी अस्काई कोड से रिलेटेड और जो भी बातें हैं उन्हें हम यहाँ पर कल की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की क्लास के लिए हम रखते हैं इतना ही। एक बार आप सभी दोस्त मुझे बता दो कि क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। इस फुल फॉर्म को जरूर याद रख लेना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपकी, ठीक है। तो बताएंगे एक बार। हाँ, RWE से एक नोटिस आया है, बिल्कुल, वो जिन लोगों को आपका क्या है कॉलिंग टीम का नंबर चाहिए था उसके लिए है, ठीक है। वेरी गुड। तो बताएंगे एक बार, सभी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक कि आगे की चीज़ों को हम कल की क्लास में देखेंगे, परसों की क्लास में देखेंगे। ईमेल के चैप्टर को बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे। कम से कम 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए ज़रूर मिल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। लगी है तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बता सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन मेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।